फ्रांस का सबसे पहले हम इसकी एक रूपरेखा बना रहे हैं बच्चों। सबका ध्यान बोर्ड पे देखिए। इधर सबसे पहले आता है 1789 ईस्वी से 1792 ईस्वी। 1792 ईस्वी से 1789 से 1792 ईस्वी पहला काल रहेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है 1792 ईस्वी से 1794 ईस्वी, ये सेकंड नंबर है यहाँ पे। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बच्चों 1794 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक। 1795 से आएगा बच्चों 1799। 1795 से आता है 1799। और 1799 ये पहला चरण होता है फ्रांस की क्रांति का, ये दूसरा चरण होता है फ्रांस की क्रांति का, ये तीसरा चरण होता है फ्रांस की क्रांति का। फ्रांस की क्रांति का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। चौथा चरण कौन सा रहेगा बच्चों? चौथा चरण रहेगा 1799 से लेके 1815 ईस्वी तक रहेगा। अब पहले चरण की घटनाएं कौन कौन सी होती है उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। दूसरे चरण की घटनाएं कौन कौन सी होती है उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। तीसरे चरण की कौन कौन सी घटनाएं होती है उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। 1799 से 1815 के इतिहास का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहला नंबर पर आता है राजतंत्र। यहाँ राजा का तंत्र होता है। पहला नंबर क्या है बच्चों? यहाँ पर यहाँ राजतंत्र होता है। क्या होता है? राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन होता है। राजा कैसा होता है? अत्याचारी शासक होता है। अभी हम केवल पृष्ठभूमि देख रहे हैं बच्चों इसका। ये फ्रांस की क्रांति है, इसका डिटेल से अध्ययन, ये पृष्ठभूमि बनाने के बाद हम इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ मैंने अभी आपको कहा कि फ्रांस का राजा लुई 16वां था। लुई 16वां होता है, लुई 16वां एक अत्याचारी शासक होता है। उसकी जो रानी होती है वो भी बहुत ज़्यादा दरबार में खर्चा करती हैं। इसने यहाँ समाज के अंदर 3 प्रकार की व्यवस्था बनाई थी। प्रथम यहाँ 3 प्रकार होता है। एक तो पहला स्टेट होता है, एक दूसरा स्टेट होता है, एक तीसरा स्टेट होता है। 3 स्टेट्स में बांटा था। पहला स्टेट्स में कुलीन होते थे। कुलीन का मतलब होता है जो चर्च के अंदर जो पादरी होते थे, जो बड़े बिशप कहलाते थे। पहले मैंने आपको बताया था कैथोलिक चर्च था, कैथोलिक चर्च में पोप होता था। इसी तरह चर्च में पोप होते थे। पोप के जो सबसे बड़ी पोस्ट पोप की होती थी। पोप के बाद में जो पोस्ट होती थी सेकंड नंबर की, वो सेकंड नंबर की पोस्ट जो थी बच्चों उसको क्या, वो बिशप कहलाते थे और बिशप को पादरी कहते थे। तो पहला वर्ग क्या था? पादरी वर्ग था। और दूसरा जो वर्ग आता है, दूसरा वर्ग होता है कुलीनों का वर्ग, जो उससे थोड़े से उनके बराबर ही थे। पादरी और कुलीन लगभग बराबर ही थे। कुलीन वर्ग का मतलब होता है जिनके पास खूब सारे अपना खुद का मकान है, जिनके पास दौलत है, जिनके पास खूब धन दौलत है, जिनकी खुद की अपनी ज़मीन है, जागीर है, जिनके पास में रुतबा है। और फिर तीसरा वर्ग जो आता है वो किसानों का, मजदूरों का, मध्यम वर्ग का, ऐसे लोग जो थे वो तीसरे वर्ग में शामिल थे। तो फ्रांस में जो सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा तो इसको 3 भागों में बांटा गया था बच्चों। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया था। तीसरा वर्ग हमेशा ही उस पर विशेषाधिकार सौंप दिए जाते थे, उस पर अत्याचार किया जाता था, किसानों पर अत्याचार किया जाता था। किसानों की एजुकेशन, अगर किसान है कोई, तीसरा वर्ग अगर कोई एजुकेशन लेता है तो उनकी फ़ीस ज़्यादा होती थी। मकान पर टैक्स लगता था। अगर वो कहीं पर खेती कर रहे हैं तो खेती करने पर उनको, मजदूरी करने पर भी उनको टैक्स देना पड़ता था। सरकार को हर चीज़ का टैक्स देना पड़ता था। शासक अत्याचारी कौन था? यहाँ फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, वो एक अत्याचारी शासक था। तो ये पहला काल जो होता है 1789 से 1792 का काल, ये एक राजतंत्र काल कहलाता है। यहाँ जनता जो है वो क्रोधित हो जाती है। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक सभाएं होती थी बच्चों। अब वो सभाएं जो होती थी उसमें स्टेट जनरल की सभा होती थी। स्टेट जनरल की सभाओं में क्या होता था कि इसमें पहला वर्ग, प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को तो बुलाया जाता था, लेकिन तीसरे वर्ग के लोगों को बुलाया ही नहीं जाता था। वो दोनों मिलकर ही फैसला करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो तीसरा वर्ग था वो जागरूक था। उसने कहा कि हमारे को भी शामिल करो, हमारे भी इसमें तीसरे वर्ग के लोग भी डिसाइड करेंगे कि दरबार में या राज्य के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, किन किन मामलों पर हमें भी बहस करने का अधिकार होना चाहिए, हमें भी बोलने का अधिकार होना चाहिए। इस तरह टेनिस कोर्ट जो होता है ना बच्चों, वहाँ पर तीसरा वर्ग आ गया था। स्टेट जनरल की जो सभा जो थी बाद में, वहाँ कोर्ट के बाहर ग्राउंड था एक बहुत बड़ा, जहाँ
वहाँ इन्होंने कहा कि आज से हमारी जो होगी वो एक राष्ट्रीय नेशनल असेंबली होगी, हम सब मिलकर राजा का अंतकाल करेंगे, क्रांति करेंगे। सब जगह चारों तरफ लोगों ने जो बास्तिन का दुर्ग था उसको घेर लिया था, उसको फ्रांस के राजा को बंदी बना लिया था, लेकिन राजतंत्र चलता रहा था। ये काल जो था, अभी हम केवल शॉर्टकट बात कर रहे हैं बच्चों अभी कि ये चरण हम बता रहे हैं, इसका वन बाई वन विश्लेषण हम इनकी पृष्ठभूमि को रखने के बाद हम इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पहला जो होता है राजतंत्र होता है 1792 ईस्वी तक, बाद में उसको गिलोटिन पर उसको चढ़ा के और राजा की हत्या कर दी जाती है। 1792 राजतंत्र खत्म हो जाता है, 92 तक ये राजतंत्र रहता है। तो इसमें रहने के बाद अब इसके परिणाम क्या रहेंगे, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जो जितने भी पादरी वर्ग थे उनके जो सामंत थे, सामंतवाद मैंने आपको बच्चों बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में भी बताया था और बीए पार्ट सेकंड ईयर में भी मैंने आपको बताया था कि सामंतवाद क्या होता है। सामंतवाद का मतलब होता है कि कोई जो किसी जागीर का मालिक होता है, राजा का कोई सगा संबंधी जो होता है उसको वो जागीर प्रदान कर दी जाती। परिवार का कोई चाचा, काका, मामा, ताऊ, उसको वो जागीर प्रदान कर दी जाएगी। राजा के संबंधी को रक्त संबंध होता है उनमें, तो वो जागीर वो संभालेगा, उसका आय भी उसी को प्राप्त होगा, राजा को भी उसको थोड़ा सा अंश देगा। तो ये होता है सामंत। तो मध्यकाल के अंदर सामंतों ने बड़ी बड़ी जागीरें ले ली थी, सामंतों ने अपने अधिकार जमा लिए थे और सामंतवाद कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग में अधिकांश लोग सामंतवाद थे। ऐसे सामंतवाद का अंत हो गया था। इस पहले चरण का रिजल्ट निकला था। पहला चरण कौन सा था? राजतंत्र था। क्योंकि बच्चों आपको फ्रांस की क्रांति पढ़ने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रट्टा लगा के कोई लेना देना नहीं है। रट्टा लगा कि हाँ भाई मैंने शुरू कर दिया 1789 में हुई थी, ये एक मैं आपको डिटेल से ये बता रहा हूँ और मैं सीधा वन बाई करके बताया। अब पता चला कि सर आगे आपने क्या पढ़ाया और पीछे क्या पढ़ाया, नहीं, आपको इसका निचोड़ आना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति वास्तव में क्या थी, किस तरह से आर्थिक परिवर्तन हुआ, तो किस तरह से इसका आर्थिक परिवर्तन के बाद सामाजिक परिवर्तन होंगे, और जब सामाजिक परिवर्तन होंगे तो किस तरह से वैचारिक परिवर्तन होंगे समाज में, और किस तरह से वैचारिक परिवर्तन होंगे तो बौद्धिक परिवर्तन होगा, और किस तरह से बौद्धिक परिवर्तन होने के बाद में राजनीतिक परिवर्तन आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग में आना चाहिए कि सर तुलनात्मक अध्ययन करने से ये हमारे मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क में हर चीज़ को हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं बच्चों। इसी परिवर्तन को ही इतिहास कहते हैं। हम यहाँ यही चीज़ आपको बता रहे हैं कि जो पूरा बहुत सारा फ्रांस की क्रांति बहुत बड़ी है, वो आप सिमट कर आपकी मुट्ठी में आ जाए, आप उस पर आपका इतना उस पर कमांड हो जाए, उस पे इतना कमांड हो जाए कि आप ये समझ जाओगे कि वास्तव में हाँ ये फ्रांस की क्रांति ये थी। क्योंकि जब तक हमारा बेसिक ही तैयार नहीं होगा तो हम बच्चों को आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो यह अभी आप बेसिक देख रहे हो कि फ्रांस की क्रांति को हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि पढ़ना, एक किताब पढ़ना और एक उसको कॉन्सेप्ट को समझना, इन दोनों चीज़ों में रात दिन का अंतर होता है। यहाँ देखिए बच्चों, राजतंत्र है। यहाँ पे मैंने अभी पहला चरण बताया 1789 से 1792 का पहला चरण होता है राजतंत्र। राजा का तंत्र खत्म हो गया था। खत्म होने के बाद सबसे पहली घटना क्या हुई थी? सामंतवाद भी समाप्त हो गया था, क्योंकि जब राजा ही नहीं रहा, अब आपके दिमाग में आ गया, हाँ सर आप बिल्कुल सही बता रहे हो, जब राजा को ही गिलोटिन पे चढ़ा दिया था, राजा की हत्या कर दी थी, तो राजा का पूरा परिवार भगोड़ा हो गया था, वो फ्रांस को छोड़कर भाग गया था। तो सारे सामंत जो थे वो राजा के परिवार के निकट सगे संबंधी होते थे। अब सगे संबंधी होते थे तो ये सामंत ही जो थे, ये सामंती व्यवस्था ही अब समाप्त हो गई थी। क्या समाप्त हो गई थी? सामंती व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया था बच्चों। अब यहाँ देखो, नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई थी। किसके अधिकारों की घोषणा की गई थी? नागरिकों के अधिकारों का ऐलान कर दिया गया था। किसका ऐलान किया गया था? कि जो नागरिक हैं, नागरिकों को क्या क्या अधिकार होगा। अभी आपने पॉलिटिकल बच्चों बड़े ध्यान से पढ़ा होगा कि आप स्वतंत्रता का आपको अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आपको घूमने फिरने का अधिकार है, आपको रोड पे चलने का अधिकार है, आप किसी गार्डन में जाके घूम सकते हो, आप किसी होटल में जाके चाय पी सकते हो। यानी धार्मिक स्वतंत्रताएं जो होती है वो पहले जब पोप था, जो चर्च था, तो वहाँ लोगों पर बहुत सारी शर्तें बांध दी थी कि आप वहाँ नहीं जा सकते हो, आप वहाँ नहीं घूम सकते हो। अगर आप गार्डन में घूमने जाओगे तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप उस होटल में जाओगे तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप जो है किसी थिएटर में फिल्म देखने जा रहे हो तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। यानी बहुत सारी
उन पर जो कई प्रकार के जो प्रतिबंध लगे हुए थे वो सारे प्रतिबंध अब ये 1792 में 1789 से 92 के अंदर जब राजा ही समाप्त हो गया था, राजतंत्र आ गया, राजतंत्र ही समाप्त हो गया था, सामंत भी चले गए थे, तो नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई थी कि किस तरह से जो मानव प्राणी हैं वो अपने एक स्वतंत्र पक्षी की तरह स्वच्छंद सांसें ले सके। आगे की हम घटनाओं को देखेंगे तो नागरिकों को देखने के बाद बच्चों यहाँ अब तीसरे नंबर पे आता कि राजतंत्र जो था वो बना रहा था, यानी राजा जो था उसको गिलोटिन पे बाद में चढ़ाया गया था। 1792 से 94 का काल जब आया था, इस काल में यहाँ तक तो राजा के अधिकार में ही ये सब चलता रहा था। राजतंत्र ऐसा नहीं था कि राजतंत्र को गिलोटिन पे चढ़ाया, लेकिन इस काल में 92 तक तो कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी। जो दूसरा काल आया हुआ, इस काल के अंदर क्या हुआ था, इस काल के अंदर बच्चों इसी काल के अंदर उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था, राजा को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। तो ये पहला जो हम पढ़ेंगे 1789 से 1792 में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी उसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी आपने देखा है कि वास्तव में ये कॉन्सेप्ट था कि ये है क्या, 1789 से 1792 का बेसिक क्या है। बेसिक अभी अभी आपने समझ लिया कि ये इसका बेसिक रहा था। अब 1792 से 94 का की जो घटनाएं रहती है वो कौन कौन सी घटनाएं रहेगी बच्चों, उन घटनाओं में हम देखेंगे उग्र गणतंत्रात्मक और जैकोबिन शासन आएगा। यहाँ पे उग्र गणतंत्रात्मक आएगा, यहाँ पे गणतंत्रात्मक आ जाता है, और जैकोबिन क्लब आएगा। कौन सा क्लब आएगा बच्चों, जैकोबिन क्लब आता है। यहाँ ये दूसरा चरण है, और दूसरा चरण 1792 से शुरू होगा और 1792 से शुरू हो गए 1794 ईस्वी तक रहेगा। अब यहाँ हम बात कर ले बच्चों की ये क्या है, यहाँ पे ये वास्तव में उग्र गणतंत्रात्मकवाद क्या है, ये जैकोबिन क्लब क्या होता है। गणतंत्रात्मकवाद आपने पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे से आपने बड़े ध्यान से पढ़ा होगा बच्चों। गणतंत्रात्मकवाद का मतलब होता है जनता के द्वारा जो शासन चलाया जाता है वो गणतंत्रात्मकवाद होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई राजा नहीं होता, राजा का तंत्र नहीं होगा, राजतंत्र नहीं होगा। इसी काल के अंदर जो है राजा को गिलोटिन पर चढ़ के हमेशा चढ़ा दिया था, हमेशा गिलोटिन। बार बार आप पूछोगे सर आप गिलोटिन बोल रहे हो, ये गिलोटिन होता क्या है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि गिलोटिन का मतलब होता है सूली पर चढ़ा देना और यमलोक पहुंचा देना। राजा लुई 16वें को यमलोक पहुंचा दिया था। तो यहाँ अब एक गणतंत्रात्मक शासन, एक सत्ता आ गई थी। गणतंत्रात्मक का मतलब होता है उग्र राजनीति यहाँ पर शुरू हो गई थी। कौन सी राजनीति शुरू हो गई थी, उग्र राजनीति। जैकोबिन क्लब बन गया था, और जैकोबिन क्लब में काम करने वाले जो थे वो सब फ्रांस के हित के लिए कार्य कर रहे थे। एक उग्र विचारधारा उत्पन्न हो गई थी, और यहाँ जैकोबिन जब था तो क्रांति जो हुई थी वो उग्र हुई थी। यहाँ पर अब जो फ्रांस के अंदर आम जनता जो थी, आम जनता अब इन लोगों के साथ में हो गई थी। अब यहाँ जो पहले जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन यहाँ आगे समाप्त हो गई थी 1792 से 94 ईस्वी में। 1792 से 94 ईस्वी में वो सिचुएशन यहाँ ख़त्म हो गई। यहाँ इसका रॉबस्पियर का आपने नाम सुना होगा। रॉबस्पियर जो था वो बड़ा ख़तरनाक था, उसने पूरे फ्रांस में कत्लेआम किया था। रॉबस्पियर ने ही सबसे पहले राजा को चेतावनी दे दी थी, फ्रांस के राजा को, लुई 16वें को। फिर उसके गिलोटिन पे चढ़ाया, फिर उसकी पत्नी जो थी उसको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया, उसके परिवार को गिलोटिन पे चढ़ा दिया। एक एक करके सब लोगों को फिनिश किया था। रॉबस्पियर का शासनकाल आतंक का शासनकाल 93 में आतंक का शासनकाल कहलाता है। ये जो राजनीति थी यहाँ बड़ी खतरनाक राजनीति थी बच्चों। अब यहाँ जो है दो दल होते हैं, जैकोबिन दल होता है, एक रॉबस्पियर का शासन होता है। जैकोबिन दल के सदस्य कौन कौन थे, रॉबस्पियर के साथ कौन कौन था, और उग्र गणतंत्रात्मकवाद के नियम क्या थे। अभी इस दूसरे चरण की हमने बेसिक तैयार किया है कि ये चीज़ें थी। उग्र गणतंत्रात्मक राजनीति थी, जैकोबिन क्लब था, और उसके बाद कौन सा क्लब आएगा, रॉबस्पियर आएगा। कौन आता है बच्चों, रॉबस्पियर। जो रॉबस्पियर को भी इसी तरह मौत मिली थी बाद में, जनता ने ही उसको यमलोक पहुंचा दिया था। रॉबस्पियर
इसको आतंक का शासन भी कहते हैं। यहाँ का हमारा बेसिक तैयार हुआ। अब आपको वास्तव में पता चल रहा है कि हाँ सर, फ्रांस की क्रांति ये होती है। यहाँ से हमने पता चला कि 89 से 92 तक राजा का शासन था। उसके बाद यहाँ पता चला कि राजा के बाद अब राजा का शासन नहीं रहा था, राजा तो यमलोक पहुँचा दिया था। यहाँ पे उग्र गणतंत्रात्मकवाद शासन आ गया था। यहाँ क्लब बन गया था, जैकोबिन क्लब, क्रांतिकारियों का क्लब बन गया था, और एक रॉब्सपियर का शासन आ गया था। ये जैकोबिन क्लब के लोग कैसे थे, क्या कार्य करते थे, इनका सबका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ ये बेसिक तैयार हुआ। दूसरे चरण का रिजल्ट क्या निकला था, इसका रिजल्ट अभी मैंने आपको बता दिया। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जन सामान्य के लोग जो थे वो इनके साथ शामिल हो गए थे, जनता इनके साथ शामिल हो गई थी। जनता ने इनके द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था थी, जो नागरिकों के अधिकार में घोषणा की थी, जो संविधान बनाया था, उस संविधान के आधार पर जनता चलने लगी थी। अब किसी को यमलोक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं थी। ये लोग जिस तरह से गवर्नमेंट चला रहे थे, उसी गवर्नमेंट में कोऑपरेट कर रही थी जनता। अब तीसरा नंबर आता है 1795 से 99 का जो काल रहेगा क्रांति का, ये रहेगा उदार गणतंत्रवाद और डायरेक्टरी शासन। ये कौन सा काल रहता है बच्चों? उदार गणतंत्रात्मक और ये पहला नंबर है, उदार गणतंत्रात्मक, और इसके साथ साथ डायरेक्टरी शासन होता है, डायरेक्टरी शासन। अब यहाँ ध्यान दो, जो पहला चरण हमने देखा राजा का शासन था, राजतंत्र था। यहाँ पे दूसरे नंबर पे राजा फिनिश, उग्र गणतंत्रात्मकवाद व्यवस्था आ गई थी। और तीसरे में हम उग्र गणतंत्रात्मक हो गया, जैकोबिन क्लब, क्रांतिकारी आ गए थे, रॉब्सपियर का शासन आ गया था। 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे कि उदार गणतंत्र, पहले उग्र गणतंत्रात्मकवाद था, लोग जो थे वो उग्र गणतंत्रात्मकवाद से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और बाद में जनता ने तख्ता पलट दिया था। और बाद में कौन सा गणतंत्रात्मकवाद तो आया बच्चों, लेकिन वो कैसा गणतंत्रात्मकवाद था? उदार था, उसमें ज़्यादा शर्तें नहीं थी, नियम नहीं थी, जनता को मताधिकार का प्रयोग दिया गया था, जनता के लिए संविधान का निर्माण किया गया था, मताधिकार का प्रयोग किया गया था, संविधान का निर्माण किया गया था। ये उदार गणतंत्रात्मकवाद कहलाता है। ये क्या कहलाता है? उदार गणतंत्रात्मक कहलाता है। और इसी में एक शासन आ गया था, डायरेक्टरी शासन। अब क्या है कि जो ये गणतंत्रवादी थे, ये पूरे सरकार को संभालने में असमर्थ हो रहे थे, तो इन्होंने क्या एक डायरेक्टरी शासन बनाया था कि इसमें इतने 24 लोग होंगे, या इसमें 5 लोग होंगे, 5 सदस्य होंगे जो पूरी व्यवस्था को पर डायरेक्टरी करेंगे। उसके निर्देश में फ्रांस की जो आर्थिक व्यवस्था को देखा जाएगा, फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था को देखा जाएगा, फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था को देखा जाएगा, फ्रांस के जो फैसले किए जाएंगे वो फैसला करने वाली कौन सी डायरेक्टरी है बच्चों? ये डायरेक्टरी सिस्टम स्थापित किया गया था। इसी डायरेक्टरी सिस्टम का एक नेपोलियन बोनापार्ट होता है। नेपोलियन बोनापार्ट भी इसी डायरेक्टरी में से एक डायरेक्टर था जिसके निर्देश में फ्रांस चल रहा था। तो यहाँ हमने तीसरा चरण भी देख लिया। अब मैंने आपको बच्चों सबसे पहला चरण कौन सा बताया, फिर दूसरा चरण कौन सा आएगा, तीसरा चरण कौन सा आएगा। सबसे पहला सबको अभी सबको पता है, सभी बच्चे बताएंगे कि पहला चरण कौन सा था। तो पहला चरण कौन सा था बच्चों? पहला चरण आता है राजा का तंत्र, राजतंत्र कहलाता है। पहला चरण 1789 ईस्वी में क्रांति फ्रांस में शुरू हुई थी, और 1789 से 1792 ईस्वी तक राजा का ही शासन बना रहा था। सेकंड नंबर पे कौन का शासन आएगा? सेकंड नंबर पे उग्र गणतंत्रात्मकवाद व्यवस्था आएगी। कैसी व्यवस्था आती है? उग्र गणतंत्रात्मक व्यवस्था आती है। इसके साथ साथ जैकोबिन क्लब आएगा। कौन सा क्लब आएगा रे बच्चों? जैकोबिन क्लब आएगा। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या आएगा रे बच्चों? रॉब्सपियर का शासन आएगा। आतंकवादी कौन था? रॉब्सपियर था। रॉब्सपियर ने सबको क्या कर दिया? गिलोटिन पे चढ़ा दिया था, सबको यमलोक पहुंचा दिया था। दूसरा चरण बड़ा खतरनाक चरण रहा था, लेकिन समय काल बहुत कम रहा था। आप देख रहे हो ना, 1792 ईस्वी से 1794 का जो काल रहा था वो बहुत कम रहा था। तीसरे नंबर पे कौन सी व्यवस्था आती? उदार गणतंत्रवाद आता है, जो 1795 ईस्वी से शुरू होता है और 1799 ईस्वी तक चलता है। इसको उदार गणतंत्रवाद कहते हैं। इस काल के अंदर, इस काल का रिजल्ट क्या निकलेगा? यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग सीमित कर दिया गया था। यहाँ मताधिकार का प्रयोग सीमित हुआ था। डायरेक्टरी शासन था। यहाँ पे डायरेक्टरी शासन में ही एक नेपोलियन बोनापार्ट भी था।
अब हम 4 नंबर पे आते हैं कि चौथा 1799 से 1815। ये 1799 से 1815 ये किसका काल है? ये नेपोलियन का काल कहलाता है बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट कहलाता है। तो फ्रांस की क्रांति के चरण कितने हैं? 4 चरण हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। अब चौथा चरण बच्चों हम ध्यान देंगे कि चौथा चरण क्या था। यहाँ पे चौथा चरण नेपोलियन बोनापार्ट का था। नेपोलियन बोनापार्ट 1799 से 1815। यहाँ 1799 से 1815 का जो समय काल आएगा वो किसका आएगा? नेपोलियन बोनापार्ट का आता है। यहाँ हम बच्चों आपको ये ध्यान दिला रहे हैं यहाँ पे कि नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा कि नेपोलियन जहाँ जिस देश में गया था और जिस देश में गया था वहाँ अपने साथ क्रांति को भी अपने साथ साथ लेकर गया था। क्रांति उसके साथ साथ गई थी। जो लोग जो थे, जो राजा का तंत्र था, वो राजा वहाँ से फिनिश हो गए थे। वहाँ एक नई राष्ट्रीय भावना का उदय हो गया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना आ गई थी। कौन सी भावना आ गई थी? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को फैलाने वाला कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। विश्व के इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट की तुलना भारत के गुप्त काल के समुद्रगुप्त से तुलना की जाती है। जिस तरह से समुद्रगुप्त ने भारत के उत्तरी भागों पर, भारत के पूर्वी भागों पर, भारत के पश्चिमी भागों पर और दक्षिण के 12 राज्यों पर अपना अधिकार किया था। समुद्रगुप्त का आर्यवर्ता का प्रथम युद्ध था, आर्यवर्ता का दूसरा युद्ध था और आठवीं मध्य प्रदेश के 8 प्रदेशों पर उसने हमला किया। और जिस तरह से उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी, जिस तरह से उन्हें आज्ञा प्रज्ञा कारिणी की नीति अपनाई थी, जिस तरह से दक्षिण के भारत के राज्यों को जीतकर उन्हें माफ कर दिया था, इसी तरह से एक नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसने भी अपने इतिहास में कई युद्ध किए थे और उसने इतने सारे युद्ध किए थे और उसमें कई जगह उसने सफलता भी हासिल की थी। तो बच्चों जहाँ वो पराजित भी हुआ था तो वहाँ सफल भी हुआ था। उसका एक अलग इतिहास है, उसकी अलग कहानी है। एल्बा द्वीप होता है, फिर उसके पिताजी कौन थे, उसने जो है कौन कौन से लग्जमबर्ग पे अटैक किया था, उसने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया था, उसने प्रशा के साथ युद्ध किया था, उसने जो है कहाँ इसने जो रूस पर हमला किया था। ये सारा जो नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। इस कहानी के 4 चरण हैं, फ्रांस की क्रांति के 4 चरण हैं जिसको आज हमने डिटेल से पढ़ा, अध्ययन किया है। अब इसका 1 बाय 1 करके हम चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। पहला चरण मैंने आपको बताया राजा का तंत्र था। दूसरा चरण उग्र गणतंत्रात्मकवाद था जहां जैकोबिन क्लब था, रॉबस्पियर था। तीसरे चरण में उदार गणतंत्रवादी व्यवस्था थी और यहाँ डायरेक्टरी शासन होता। और चौथा चरण जो होगा बच्चों वो फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट का चरण होगा कि किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे वर्ल्ड के अंदर एक क्रांति की ज्वाला उत्पन्न कर दी थी। ना केवल यूरोप नहीं, पूरा वर्ल्ड, इसमें भारत भी शामिल हो गया था, पूरा मध्य एशिया शामिल हो गया था। पूरी जगह इसने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को किस तरह से फैलाया था, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी बच्चों को